ये एनसीईआरटी एक बेस तैयार करता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करता है, जिसके आधार पे आगे चल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली लीड होते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, तो एनसीईआरटी तो खैर एक पढ़ना मस्ट ही है लगभग। एस्पिरेंट्स रह रहे हैं, बड़ी दूर दूर से सभी हालातों से जूझ के आते हैं, तो बस इन लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ हो जाए। कुछ जैसे रेंट वगैरह में यहाँ मनमाने रेट लेते हैं, सबसे बढ़िया तो हर स्टूडेंट रेंट से दुखी है यहाँ पे। इतनी परेशानी झेल के लॉकडाउन जैसी कंडीशन में 20-20 गज के कमरे में स्टूडेंट्स रहते हैं बेचारे। मतलब इतनी गर्मियों में बिल्डिंग्स बनी हुई है, इतना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ लोग परेशानी झेल कर और किसी भी कारण से नहीं भी हो पाता तो फिर उनका शोषण ना कर। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल फैमिली में, क्योंकि बच्चे यहाँ ज़्यादा पढ़ने वाले रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आप ये कहा जाता है ये यूपीएससी और एसएससी का हब है। हमने सबसे ज़्यादा जिसे कहा जाता है ना ताबड़तोड़, वो वीडियो बनाए हैं यहाँ के, और आप सर्च करोगे तो आपको सबसे फर्स्ट पेज पे दिखाई देंगे। और आज हम वर्धमान जो मॉल है वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में लाइब्रेरी हैं और बच्चों को यहाँ खाना के लिए होटल वगैरह भी हैं और कोचिंग भी हैं। रात का समय है, लगभग 8:10 या 15 मिनट यहाँ पे हुए हैं और हम यहाँ मौजूद थे क्योंकि आपके लगातार कमेंट आ रहे थे। आप कह रहे थे शिवम भाई दृष्टि के पास का दिखाइए। हमें यहाँ कुछ भाई मिले हैं, इनसे ही बात करेंगे कि अभी यहाँ पे कोचिंग खुले हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हुए हैं? अंकुल कुमार नाम है मेरा भैया। थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम अंकुल कुमार है। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद से हूँ। मुरादाबाद से हैं आप। और भी भाई हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हुए हैं? सर मेरा नाम आलोक कुमार है और मैं कानपुर से आया हूँ, यूपी से। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम तो विद्यासागर है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। तो कल ही आया हूँ। कल ही आए हो? हाँ। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आप तीनों भाई भी यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हैं? जी। और आप भी? या आप भी? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जगह है दिल्ली का मुखर्जी नगर और इसके मुखर्जी नगर के पास का इलाका, ये नेहरू विहार, इसको यूपीएससी और एसएससी का हब क्यों माना जाता है? पहले आप बताइए। सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि टॉप ब्रेन इंडिया का वो मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, राजेंद्र नगर, लक्ष्मी नगर, और यहीं से हमारे टॉप ब्रेन जो मैं मानता हूँ कि पूरे ऑल इंडिया वो यहीं है। आपके अकॉर्डिंग ये हब क्यों कहा जाता है? क्यों आखिर इसे लोग हब कहते हैं? क्यों यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आते हैं? सर अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूपीएससी की जितना मटेरियल होता है इजीली मिल जाता है और अदर जगह ऐसा नहीं होता है। जैसे हम कानपुर में रहते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मोस्टली वहाँ हिंदी मीडियम डोमिनेंट है और यहाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों डोमिनेंट है। इसलिए और यहाँ पर देखा जाए तो पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम एंड स्ट्रेटजी जो बनती है तो यहाँ पे अच्छे टीचर मिल जाते हैं और जो भी चाहिए होता है वो इजीली मिल जाता है। इसलिए यहाँ थोड़ा हब, इसको हब कहा जा सकता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है यहाँ आकर के, क्योंकि बच्चे यहाँ ज़्यादा पढ़ने वाले रहते हैं। वैसे पढ़ने वाले और भी जगह रहते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा जैसे एक इंस्पिरेशन पॉइंट होता है, इस वजह से यहाँ हब कहा जा सकता है। देखिए, पहले तो यहाँ पर जितने भी रिनाउंस कोचिंग हैं वो यहाँ पर हैं और यहाँ पे लाइब्रेरी है और जितना भी मटेरियल वगैरह होता है वो ईज़िली यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो इसी वजह से बच्चे मेरे ख्याल से प्रेफर करते हैं यहीं पे आना। अब ये जानना चाहेंगे क्योंकि अभी लॉकडाउन था, अब उसके बाद धीरे धीरे कुछ चीज़ें अनलॉक भी हुई हैं दिल्ली में, तो क्या यहाँ पे बच्चों को कोई परेशानी हो रही है रहने में? क्या रेंट बढ़ा है या घटा है? खाने की कोई समस्या वगैरह ऐसी हो रही है कुछ? देखिए, रेंट का तो ये है कि अभी भी हाई है, लगभग आराम से करीबन 5-6 तो यहाँ पे ले रहे हैं, फिर ऊपर से ब्रोकरेज चार्ज, सिक्योरिटी और तमाम तरह की चीज़ें हैं। रेंट यहाँ का एक मेन इशू है जो कि यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि बिजली का अलग लेते हैं, फिर उसका पानी का अलग लगते हैं, जबकि केजरीवाल जी ने बिल्कुल मतलब उसको मना कर रखा है। तो ये एक मेन इशू है, अलग अलग मतलब काफ़ी ज़्यादा खर्चा है। आपका रूम का रेंट कितना जाता है? सर मेरा 12,000, 4 लोग हैं हम लोग। एक कमरे में 4 लोग रहते हैं? नो 2 रूम्स। 2 रूम में 4 लोग रहते हैं, यानी कि एक रूम में 2। या तो कितना देते हैं दोनों रूमों का? 12,000। अच्छा।
आपसे जानना चाहेंगे, आप रूम में रहते हैं या पीजी में रहते हैं? जी मैं रूम में रहता हूँ। आप कितना देते हैं रूम का? इस समय तो उन्होंने थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन अब तो 5 है। लेकिन अब बोल रहे थे कि बढ़ाएंगे। मैं बोला अभी तो कोचिंग भी नहीं खुले हैं, तो लेकिन हमारा रूम थोड़ा अलग सेपरेट रहता हूँ तो मैं थोड़ा अलग है, तो इसलिए तो बोल रहे थे। लेकिन वो यहाँ जो रेंट है तो ऐसे लिमिट करते हैं जैसे हम लोग बहुत दूर से तो आए हैं, बट ये एक जो ह्यूमैनिटी होती है वो इन लोगों में शायद है कि हमारे हिसाब से नहीं पाई जाती है। ये थोड़ा हमको भी एक लगा, क्योंकि अगर उनसे कह दो कि हम थोड़ा ये 1000-2000 अभी नहीं 2-4 दिन बाद ले लो, तो ऐसा लगता है कि हम इनको देंगे नहीं, ऐसा लगता है। तो ये बेस पे थोड़ा दर्द भी होता है कि यार हम लोग इंडियंस हैं और ये भी इंडियंस है, कहते हैं भाई भाई हैं, मगर ऐसा यहाँ पे हमको तो रेंट बेस पे नहीं नज़र आता है, ऐसा हमें लगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक ये है दिल्ली का मुखर्जी नगर, एक ओल्ड राजेंद्र नगर भी है। ओल्ड राजेंद्र नगर बेस्ट है या फिर दिल्ली का मुखर्जी नगर बेस्ट है? देखिए ओल्ड राजेंद्र नगर जो है वो प्रेफरेबली बिल्कुल इंग्लिश मीडियम का है, लगभग 80% तक वहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, और यहाँ पे 80% हिंदी मीडियम है और 20% मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम का होगा। अब मैं तो खैर वहाँ पे गया नहीं कभी, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा है। आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप कभी गए हैं ओल्ड राजेंद्र नगर? नहीं, मैं नहीं गया वहाँ पे। आपका नाम क्या है? आप भी इधर खड़े हैं, थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सोनू चौधरी, आप यहाँ क्या करते हैं? SSC की प्रिपरेशन। कब आए थे आप? मैं पहले लॉकडाउन जब खुला था तभी आ गया था। तो यहाँ अभी माहौल कैसा है? माहौल ठीक है, बस अपना आप इंटॉक से बचना है बीमारी से, क्योंकि एक दूसरे से दूर रहेंगे, डिस्टेंस बना के रहेंगे और अपना सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे तो बचे रहेंगे और बीमारी से बचेंगे। मैं अब आप लोगों से, चारों लोगों से ये जानना चाहूँगा, जब हम UPSC की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सामने दिक्कत एक ही आती है, क्योंकि हम तैयारी करते हैं तो हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो जो न्यू बच्चे होते हैं उनके साथ ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि हम किस आधार पर लें, कैसे लें, तो वो आखिर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए और आपने कैसे किया था? जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि इंटरेस्टिंग आपको कितना किस सब्जेक्ट में है। जैसे मेरा जो इंक्लिनेशन था तो था जैसे पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा प्रेफर करता था, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने पे। तो जैसे किसी को जियोग्राफी अच्छी लगती है, किसी को हिस्ट्री, तो जिसको जो जिसको इंटरेस्ट ज़्यादा होगा वो ले ले। ये पहले पढ़े उसको, 1-2 बार पढ़ के देख ले तो कि अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, और नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा अपना चूज़ कर लो। आपके अकॉर्डिंग कैसे इसको सिलेक्ट करना चाहिए? जैसे कि भाई ने कहा कि ये अपने इंटरेस्ट पे ही डिपेंड करता है। अब जैसे मेरा ज्योग्राफी है तो मेरी साइंस बैकग्राउंड है, मैं पहले 12th में बच्चों को फिजिक्स भी पढ़ाता था, तो इस वजह से मैंने ज्योग्राफी को चुना, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें लगभग हर एक चीज़ कनेक्ट हो जाती है, इकोनॉमिक है, सोशल है, ये सारे लगभग ज्योग्राफी पे ही डिपेंड करता है, तो इस वजह से मैंने ज्योग्राफी को ही चुना। आप दोनों भाइयों का, आपका और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? जी मेरा इंटरेस्ट तो शुरू से साइंस में रहा है, लेकिन जब मैं यूपी इस फील्ड में तैयारी करने आया तो मैंने जब सब्जेक्ट्स को पढ़ा तो मेरा जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट निकला उसमें मैंने साहित्य को प्रेफर किया। मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है। आपका कौन सा है? सर मेरा PSIR है, पॉलिटिकल साइंस। ये ही आपने क्यों चुना? सर ये इसलिए क्योंकि इसे मास्टर साइंस, ये पॉलिटिकल साइंस एक मास्टर साइंस है, क्योंकि इंटरकनेक्ट करती है। वैसे जितने भी ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते रहते हैं, तो इसको, और ये पॉलिटिकल साइंस हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसका बेस कहीं ना कहीं एक पेपर होता है इथिक्स से होता है, तो उससे लिंक हो जाता है इसका, तो बेनिफिट हमको मिल जाएगा, इस वजह से हमने इसको चूज किया। दोस्तों हमारे साथ एक और भाई हैं यहाँ पे, ठीक है, ये SSC के हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, क्या मुखर्जी नगर में SSC वाली भी कोचिंग है या नहीं? है, कोचिंग है, राकेश सर यादव पढ़ाते हैं, मतलब तो GTV नगर पढ़ाते हैं, अभी तो नहीं है, केवल ऑनलाइन चल रही है और ये बेस्ट फैकल्टी है SSC के लिए। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आना चाहता है SSC के लिए तो आ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आ सकता है और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया माहौल है पढ़ाई का, क्योंकि हम घर से आते हैं, गांव में इतना इन्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे इन्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी स्टडी को एक फ्लुएंट, मतलब एक वे में, डायरेक्शन वे में जा सकते हैं और कर सकते हैं, ये है। दोस्तों मैं इन भाइयों से आज ये भी एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो लोग आप ज़्यादा कमेंट भी करते हो, क्या यहाँ पे कोई गरीब परिवार का बच्चा आकर भी पढ़ाई कर सकता है, वो कलेक्टर बन सकता है? सागर भाई आप बताइए। देखिए यहाँ पे आना हर कोई आगे बन सकता है, लेकिन एक मेन चीज़
दिक्कत होती है इकोनॉमिकली। पैसा है तो आ सकता है, अगर पैसा नहीं है तो उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अब जैसा कि ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं तो अब जो इकोनॉमिकली अगर कोई वीक है तो उसके लिए एक चांस है, क्योंकि इस समय लगभग सारे प्लेटफॉर्म जो भी अच्छे अच्छे हैं, रिनोन्ड प्लेटफॉर्म है, वो लगभग सभी ऑनलाइन में आ चुके हैं। तो अब एक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे अब वो पहली वाली बात नहीं है कि नहीं अब उसको बिल्कुल बड़े बड़े कोचिंग ब्रांड में ही जाने से होगा, अब ऐसा नहीं है। तो अब वो ऑनलाइन भी मतलब कर सकता है, लेकिन बाकी हर चीज़ है कि पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है हर एक चीज़ में। आप लोगों से आज मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, जब आपने ये बात छेड़ दी है, तो क्या ऑनलाइन पढ़ना सही है या फिर ऑफलाइन पढ़ना सही है? देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा डिफरेंट है। ऑनलाइन में क्या है कि उसके बेनिफिट भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। ऑनलाइन में स्टूडेंट अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर सकता है, लेकिन सामने कोई टीचर नहीं रहता तो उससे पूछने में थोड़ा क्वेश्चन जो थोड़ी दिक्कत आती है, तो थोड़ा नहीं मिल पाता। यानी कि खुल के नहीं पूछ पाता, दिक्कत होती है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, ऑनलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन? देखो ये अगर जैसे खुलकर नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि यूपीएस से ये कोई प्यून लेवल की तो है नहीं, है ना, तो इसमें आपको एक जिले वगैरह और आपको और भी जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, तो उसको आपको संभालना है। तो इसमें ये हम नहीं कह सकते कि कौन सा बेहतर, बट ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपका उस पर डेडिकेशन कितना है। आप कहीं भी ये दिल्ली में रह रहे हो, अगर यहाँ पर है कहीं ये छोटे कहीं सिटी में रह रहे हो, जैसे कानपुर वगैरह है, इलाहाबाद वगैरह है, और कहीं भी आप रह रहे हो, अगर आपके अंदर रिसोर्स कहीं से भी कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट करने के बाद जैसे पास में जाकर कस्बे में मिल जाते हैं, तो अगर जैसे ऑनलाइन सिस्टम है तो उसका अगर यूज आपने कर लिया, तो आपका अगर डेडिकेशन बहुत अच्छा है तो आप वहाँ से फाइट कर सकते हो, दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अकॉर्डिंग क्या माने सागर भाई? आपका तो मुझे नाम भी याद हो गया। आपके अकॉर्डिंग क्या माना जाए, किस चीज़ में? ऑफलाइन बेस्ट है या ऑनलाइन? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि ऑफ़लाइन बेस्ट है या मतलब ऑनलाइन बेस्ट है। ऑफ़लाइन में ये है कि टीचर से इंटरेक्शन हो जाता है बच्चे का, ऑफलाइन में ये है कि टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं, बस यही एक फ़र्क है और बाकी खास तो कोई फ़र्क आप भी एसएससी की तैयारी करते हैं, आपसे भी जानना चाहूँगा ऑफलाइन सही है या ऑनलाइन? क्योंकि ऑनलाइन भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑफलाइन ये नहीं कि हम यहीं पे आए दिन यहाँ पे आकर ही पढ़ाई करें, बस यहाँ पे इन्वायरमेंट मिल जाता है। ऑनलाइन में अगर कोई अच्छा टीचर है वो डाउट छोड़ता ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे जो टीचर है राकेश यादव सर, वे पढ़ाते हैं, हमें कोई डाउट आता ही नहीं। क्योंकि अगर डाउट आता भी है, रेयर कंडीशन है कि हमें डाउट आ ही नहीं सकता, और कोई अच्छा टीचर डाउट आने ही नहीं देगा, तो हमें ऑनलाइन भी बेस्ट है। और वैसे मैंने ऑफलाइन भी राकेश यादव सर की प्रीफर कर रखी है, और अभी लॉकडाउन में मतलब बंद है, लेकिन आफ्टर मतलब जब खुलेगा तो ये बोले थे कि हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैंने सारा ऑनलाइन अपना कोर्स है कंप्लीट कर रखा है, और उसकी प्रिपरेशन ऐसे मॉक टेस्ट से लगाते हैं। यानी राकेश यादव सर का जो प्लेटफॉर्म है, केविल है, वो बहुत बेस्ट फैकल्टी रहता है। सभी के सभी टीचर हैं जो वे बहुत मतलब अच्छे हैं, अपने आप में निपुण हैं, मतलब जिस चीज़ सब्जेक्ट के हैं वे निपुण हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहूँगा चारों भाइयों से, क्या जो हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है यूपीएससी का, ये क्यों निचले स्तर पे आता जा रहा है, धीरे धीरे क्यों घटता जा रहा है? इंग्लिश मीडियम का आप, हिंदी मीडियम का डाउन, ऐसा क्यों? आपके अकॉर्डिंग क्या विचार हो सकते हैं आप लोगों के? देखिए, ये एक मिथ्या है, मिथ्या। इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए कि यूपीएससी भेदभाव कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उस यूपीएससी की नज़र में सब समान है। देखिए, हिंदी मीडियम के रिजल्ट का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे हिंदी मीडियम से प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पाता ज़्यादातर, और उसके लिए एक सबसे बड़ी बाधा है सीसैट। हाँ, मानते हैं कि थोड़ा सा हमें अंतर पड़ता है मेंस में, लेकिन एक डाटा के अनुसार हमारे सबसे कम लोग प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए फाइट से शुरू में ही बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भेदभाव नहीं है, आप प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, हिंदी मीडियम का रिजल्ट आ रहा है, आप यूपीपीसीएस देख लीजिए, बीपीएससी देख लीजिए, और यूपीएससी में भी सिलेक्शन हुए हैं। ये तो इनके द्वारा फैलाई गई थोड़ा सा भ्रम है, पर एक दिन आएगा कि रिजल्ट अब धीरे धीरे यूपीएससी ने अपना पैटर्न बदला एग्ज़ाम का, और धीरे धीरे पिछली बार बदलने से क्या कुछ फ़र्क पड़ा है? जी, बदलने से पूरा फ़र्क पड़ा है। जो हमारे हिंदी मीडियम के पहले सिलेक्शन जो लड़के प्रिपरेशन करते थे, तो यूपीएससी के पैटर्न के अनुसार बदलने से उन्होंने उसी के अनुरूप ढलना पड़ा, स्टडी का करने का चेंजिंग करना पड़ा, तो पीछे सब सुधर रहा है धीरे धीरे। पहले भी सिलेक्शन बढ़े थे, उससे पहले भी बढ़े, और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में और भी बढ़ेंगे। आप क्या बोलेंगे इस पे? सर, इसमें ऐसा है कि ये जो भाई ने बताया सीसैट, इट इज़ मेजर इशू ऑन दिस। इस सीसैट में क्या दिक्कतें होती हैं, क्या परेशानी? इसमें जो इंग्लिश आती है तो वो बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा समस्या आ जाती है,
और बात ये है कि जो हिंदी मीडियम के होते हैं तो हिंदी मीडियम के जो जो लिखने की कला होती है, जो एक स्पीड होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है और इंग्लिश वालों की हाई हो जाती है। इससे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है, बट इट इज़ नॉट मेजर इशू ऑन इट। सागर भाई आपको कैसा लगता है, क्या इसमें दिक्कतें होती है, वाकई में समस्या होती है? देखिए मेरा तो इंग्लिश मीडियम है तो मुझे नहीं पता कि हिंदी वालों को क्या दिक्कत आती है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि शायद हिंदी वालों को दिक्कत आती है। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट तो खैर काफ़ी समय से इनका गिर ही रहा है। हाँ, मैंने ये देखा है कि शायद सी सेट में दिक्कत आती है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी टेक्निकल आते हैं, मैथ्स के हो गए, इंग्लिश के हो गए, और इंग्लिश में शायद हो सकता है प्रॉब्लम आती हो। आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं? नो, इंग्लिश में। आप भी इंग्लिश से हैं? Yeah. आप जी मैं हिंदी मीडियम से हूँ। हिंदी मीडियम से हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें लॉकडाउन में आई, किस तरीके से आप लोग यहाँ पढ़ाई कर पा रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो है रेंट की, वो अगर कम हो जाए तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, रेंट नहीं कम होगा चाहे कुछ भी हो जाए, और रेंट यहाँ पे लोग कम करेंगे नहीं। चाहे पुरानी वाली दिल्ली नई दिल्ली की जगह नई दिल्ली वाली पुरानी जगह में आ जाए, रेंट कम नहीं होगा। ये रेंट और ऊपर से ये जो बिजली का है, शायद 7 रुपये, कोई 5 रुपये, कोई 8 रुपये, फिर वो पानी का भी लेते हैं। केजरीवाल जी ने माफ़ कर रखा है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। दोस्तों यहाँ कई भाई आ गए हैं, मुझे लग रहा है सबसे बात करनी चाहिए। एक और भाई हैं, इधर आ जाइए आप भी थोड़ा उजाले में। आपका नाम क्या है? संदीप कुमार। आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं और क्या करते हैं? जी मेरे को तो हो गए 8 महीने और मैं भी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं तो ये ओखला से ही हूँ, ओखला ओखला से ही हो? फेस 1 से। ये बताइए तो यहाँ की कंडीशन पे कुछ फ़र्क पड़ा है, बच्चे लौटने लगे हैं या नहीं? बच्चे तो धीरे धीरे आने लग गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे। जैसे कि भाई बताए थे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो रेंट की है, जो यहाँ पे हर एक एस्पिरेंट फेस कर रहा है। सबसे ज़्यादा बर्डन बस रेंट का है। ये एसएससी का भी हब कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? आप तो 8 महीने से हैं, तो कुछ आइडिया बताइए। थोड़ा कोचिंग वगैरह रीज़नेबल मिल जाती है यहाँ पे, बच्चे दूर दूर से आते हैं तो सब कुछ एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है, इसलिए। आपकी एज कितनी है अभी? 25। 25। हाँ जी। तो दोस्तों हम नेहरू विहार में मौजूद थे। यहाँ पे क्या खाने की कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे लॉकडाउन में सब्जी वगैरह कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेंगी, ऐसी कोई समस्या आई थी या नहीं आप लोगों के हाँ, साथ? खाने पे तो ये है, खाने पे भी रेट बढ़ गए थे। जो 1-2 ढाबे खुले थे उन्होंने भी अपने रेट बढ़ा दिए, तो इसलिए डबल वो पड़ गई हमारे ऊपर। फाइनेंशियल बर्डन बहुत है, अभी भी है। हो सकता है उन लोगों को महंगा मिला हो तो उन्होंने भी बढ़ा दिया। नहीं यार, सब्जियों के रेट तो वैसे भी पिछले लॉकडाउन में ही देख लो कितनी सस्ती सब्जियां बिक रही थी। मतलब जो भी है, ये आटा चावल ये सब, इन पे कोई रेट भी नहीं बढ़े थे, ये सब नॉर्मल ही थे। इस मामले में ज़्यादा महंगा हुआ आपके अकॉर्डिंग? हाँ। तो दोस्तों यहाँ और भी भाई हैं, थोड़ा इधर इधर आ जाओ ताकि उजाला आता रहेगा। और भी भाई हैं, इनसे हम बात करते हैं। अभी इनसे हमने भी बात नहीं की। आपका क्या नाम है और आप यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी करते हैं? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं 6 मंथ से यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए आया हूँ। तो यहाँ अगर देखा जाए तो अभी किस तरीके से बच्चे रह रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग तो बंद है? नहीं, सिविल सेवा में जो कोचिंग की महत्ता है वो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से थोड़ी सी कम हो गई है। तो अधिकतर बच्चे पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज से अपनी रूम पर रहकर या लाइब्रेरी में रहकर तैयारी कर रहे हैं। और नेहरू विहार की जो खास बात जो है, यहाँ सबसे पहली बात तो है कि यहाँ कंटेंट अच्छा मिल जाता है, जो भारत के किसी भी जो अदर बेल्ट हैं, जैसे यूपी का बरेली शहर है, संभल डिस्ट्रिक्ट है, सहारनपुर है, वहाँ नहीं मिल पाता। दूसरी बात यह कि यहाँ बच्चा जब लाइब्रेरी ज्वाइन करता है तो उसकी मेंटेलिटी 10 घंटे पढ़ता है, 12 घंटे पढ़ता है, तो उसको घर का जो प्रेशर होता है, टेंशन, वो थोड़ी सी कम हो जाती है और वो रेगुलरिटी बेसिस पे अच्छे से पढ़ पाता है। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? ग्रेजुएशन कहाँ से की है आपने? जी मैंने एमएससी फिजिक्स चंदौसी से किया है और मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ये जो कि मैंने बरेली में ही तैयार किया था। यहाँ अगर ये देखा जाए, जो बच्चे अभी बरेली के आना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये अच्छी जगह है यहाँ पढ़ाई के लिए? मैं उनके लिए ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप बरेली में पहले 1-2 साल रहकर एनसीईआरटी बेसिस और जो बेसिक बुक्स हैं वहाँ पर एज ए प्रीलिम्स आप पढ़ सकते हैं। फिर जब आपका प्रीलिम्स अच्छे से तैयार हो जाता है तो मेंस के लिए जैसे एआरसी रिपोर्ट है, विजन आईएएस का 365 नोट्स हैं, ओनली आईएएस का कंटेंट है, वो वहाँ बरेली में उपलब्ध नहीं हो पाता है। जैसे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है, ओनली आईएएस की मंथली मैगजीन है, वहाँ पर जो पीडीएफ निकालते हैं वो भी थोड़ा कॉस्टली लेते हैं। यहाँ पीडीएफ 50 पैसे में निकल जाता है। तो प्रीलिम्स का और बेसिक का बरेली ही नहीं, किसी भी छोटे शहर में रहकर आप तैयारी कर सकते हैं और प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेंस के पर्पज़ से अगर आप यहाँ तो बेटर होगा। दोस्तों यहाँ जो भाई हैं, जयदीप भाई इधर देखो, आप उधर बाद में देख लेना, बात कर लेंगे। यहाँ जो भाई हैं, एक चीज़ और इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है एनसीईआरटी
बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यूपीएससी में। तो इन लोगों से पूछेंगे क्या ये लोग पढ़ते हैं या नहीं, क्या आप लोगों में से कोई एनसीईआरटी पढ़ता है एनसीईआरटी या सभी पढ़ते हैं या कोई कोई पढ़ता है? एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। इट इज़ बेसिक नेसेसिटी आप यूपीएससी। इट इज़ इसको जितना पढ़ोगे आपका बेसिक उतना मजबूत होगा, और जितना मजबूत होगा जितनी जल्दी आप क्वालिफाई करोगे यूपीएससी का। आप भी पढ़ते हैं सागर भाई? हाँ, एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। एक्चुअली एनसीईआरटी एक बेस तैयार करता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करता है, जिसके आधार पे आगे चल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली लीड होते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, तो एनसीईआरटी तो खैर एक पढ़ना मस्ट ही है लगभग। हालांकि मेरे बच्चों ने पढ़ी होती है अपने 10वीं बार तक तो एनसीईआरटी पढ़ी होती है, लेकिन डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में मेरे ख्याल से नहीं होती है। हमारे साथ में शायद थी हरियाणा बोर्ड में। बाकी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। यहाँ और भी भाई हैं, उनसे ही बात करते हैं। चले गए क्या हो? इधर आ जाओ, आप इधर आओ, इधर को उजाला आएगा। क्या आप भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं? कितने घंटे लगभग पढ़ते हैं डेली? मैंने एनसीईआरटी एमएससी के पार्ट टाइम में पढ़ी थी। जब मैं एमएससी प्रीवियस में था तो एनसीईआरटी मैंने बुक्स को जैसे 6th क्लास 7th क्लास के जैसे एमएससी के हमने प्रीवियस ईयर पेपर के एग्ज़ाम दिए, तो मई जून से लेकर लगभग अप्रॉक्स अक्टूबर तक का टाइम जो होता उस 4-5 मंथ में मैंने एनसीईआरटी को कवर किया। जैसे 6th से 10th तक का हमने हिस्ट्री जोग्राफी का सेगमेंट कर लिया एक ईयर में, फिर अगली छुट्टियों में हमने वो किया। तो मैंने एनसीईआरटी को उस बेसिस पर तैयार किया और प्रॉपर 1.5 से 2 साल मैंने प्रीलिम्स का तैयार किया। अब मैं है मेंस का स्टडी तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ 2 भाई हो रहे हैं, आप भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं या नहीं, ये बताइए। जी बिल्कुल। देखिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। एनसीईआरटी से ही आपका बेस पूरा मजबूत होगा और आपको मेंस लिखने में और जो हमारी लेखन शैली है, अगर जो उसका थोड़ा बहुत डेवलप होगा तो एनसीईआरटी जितनी हम पढ़ेंगे इतना ही होगा। एनसीईआरटी तो बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के लिए। एसएससी के लिए बेस्ट कोचिंग यहाँ पे सबसे अच्छा कोचिंग कौन सा माना जाता है? आपसे जानना चाहेंगे, आप 8 महीने से हो। देखो एसएससी के लिए अगर जिसको कंबाइंड लेनी है, फुल कोर्स लेना है, तो बेस्ट रहेगा केडी कैंपस या करियर विल, दोनों। इसमें से भी केडी कैंपस सब में बढ़िया है। और मैं तो यही कहूँगा जो भी नया एस्पिरेंट एसएससी का है कोचिंग लेना चाहता है तो वो केडी कैंपस को ही मैं रिकमेंड करूँगा। आज हम मौजूद थे किताबों की रंग बिरंगी दुनिया मुखर्जी नगर की गलियों में। मुखर्जी नगर की गलियों में ये किताबों की रंग बिरंगी दुनिया है। इसे मुखर्जी नगर की गलियाँ ही कह सकते हैं। नेहरू बिहार के, ये नेहरू बिहार है, मुखर्जी नगर के पड़ोस में ही है, इसलिए यहाँ लाखों बच्चे अपना सपना लेकर के आते हैं, कोई आईएएस का, कोई आईपीएस का, और बहुत सारे सफल होके भी जाते हैं, बहुत सारे असफल होके भी जाते हैं। तो बड़ा दुख होता है, दिल अंदर ही अंदर रोता है, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से आता है और यहाँ बहुत सारे बच्चों का पैसा बर्बाद भी होता है और बहुत सारे कामयाब भी होते हैं। क्या यहाँ अगर आपको लगता है हम कुछ पूछना भूल गए भाइयों से तो आप कमेंट कीजिए। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं कमेंट बॉक्स में, हम उन पर ध्यान भी देंगे और उन्हें देखेंगे भी और आपके लिए फिर से वीडियो बनाएंगे। और यहाँ जो भाई हैं, आप में से अभी कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। कहना चाहता है कोई कुछ? बस हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स रह रहे हैं बड़ी दूर दूर से सभी हालातों से जूझ के आते हैं, तो बस इन लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ हो जाए। कुछ जैसे रेंट वगैरह में यहाँ मनमाने रेट लेते हैं, सबसे बढ़िया तो हर स्टूडेंट रेंट से दुखी है यहाँ पे। आप रेंट की बात पे इतना हंस क्यों रहे हैं आप लोग? अरे यार क्यों ये दुखी है, क्या करेंगे? दुखी है यानी और कि रेंट से दुखी कुछ हैं। कर भी यहाँ पे जो मकान मालिक हैं और जो ये डीलर हैं, ये मतलब स्टूडेंट के साथ बिल्कुल भी वो नहीं रखते हैं, क्या बोलते हैं, एक इमोशंस नहीं है स्टूडेंट हाँ, के साथ। मतलब अगर थोड़ा सा रेंट, अगर भावनाओं को समझते नहीं है। भावनाओं को समझते नहीं है, अगर रेंट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो मानते नहीं है। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए मेरे जो ये रूम ओनर है, एक तो रेंट लेते ही लेते हैं ऊपर से, और ऊपर से एक महीने में 600-700 रुपये 100 करके भी ले लेते हैं। ऐसे भी ले लेते हैं? जी जी, मैं उनसे बहुत परेशान हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि चेंज करूँ। आपने लेने से पहले फिक्स नहीं किया था कि मैं महीने के महीने दूंगा या बीच में जब मर्जी ले लेना? जी मैंने पूरा फिक्स किया था, लेकिन वो आते हैं कि बेटा 100 रुपये दे दो और रेंट में लगा लेना। और जब मैं देता हूँ तो कभी कभी मैं कहता हूँ कि यार पूरे दे दो, नेक्स्ट बार काट लेना, लॉकडाउन चल रहा, हाथ ख़राब है, तो मैं सोच रहा हूँ कि चेंजिंग करना पड़ेगा अब। हाँ देखो, ऐसी जगह से आप चेंज कीजिए। मैं भी यही कहना चाहूँगा। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। भैया मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हम जैसे प्रॉब्लम, भैया ने बोला कि रूम के रेंट की प्रॉब्लम झेलते हैं, पानी की दिक्कत होती है, लाइट की दिक्कत होती है, और जो मंथली पैसे आते हैं उनकी भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इन तैयारी को झेलते हुए बच्चा टेंशन में 10 से 12 घंटे रेगुलर लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है, फिर वो 4 से 5 साल बिताता है और किसी कारण से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है।
तो कहीं ना कहीं समाज में उसको शोषण किया जाता है कि इसने मौज मस्ती करी, नेहरू बिहार में, मुखर्जी नगर में पढ़ाई नहीं करी। और उनके माँ बाप का भी कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, और उनके माँ बाप का भी कहीं ना कहीं ये होता है कि अरे यार ये बनने चले थे। तो मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी के माँ बाप को या बच्चे को ऐसे डिमोलाइज नहीं किया जाए ताकि वो आत्महत्या के लिए तत्पर ना हो, क्योंकि वो उसकी मेंटलिटी ऐसी हो जाती है, वो खुद डिस्टर्ब होता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो, फिर ऊपर से सामाजिक शोषण, तो वो कोई ना करे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसा आप बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि इतनी वो परेशानी में झेल के, इतनी परेशानी झेल के लॉकडाउन जैसी कंडीशन में 20-20 गज के कमरे में स्टूडेंट्स रहते हैं बेचारे। मतलब इतनी गर्मियों में बिल्डिंग्स बनी हुई है, इतना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ लोग परेशानी झेल कर और किसी भी कारण से नहीं भी हो पाता तो फिर उनका शोषण ना कर। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल फैमिली। ऐसा आप लोग ना करें दोस्तों, बिल्कुल भी ना बोले, क्योंकि ये लोग यहाँ बहुत मेहनत करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छे इंसान तो बन ही जाते हैं। हमें समझ आ जाती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है उसमें नहीं हुआ और किसी में नहीं होगा, और किसी न किसी में ज़रूर होगा। आज हम मौजूद थे नेहरू बिहार में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।